चर्चा को अगले दौर में ले जाना चाहता हूं। कुछ पॉइंटर्स हैं मेरे पास, एक बड़ी अच्छी एनालिसिस है, वो रखूंगा। लेकिन फ्री बीज ये तो आप भी कर रहे हैं और बीजेपी को इससे अगर फायदा हो रहा है तो आप भी इसके खिलाफ तो नहीं बोल सकते। जी, सबसे पहले मैं झारखंड वासियों को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी निर्णायक जीत जो झारखंड वासियों को मिली है, इंडिया अलायंस को मिली है, मैं उन सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से देखिए लगातार इस देश के अंदर बटेंगे कटेंगे और इस तरीके के नारे दिए गए, घुसपैठी आ गए हैं, ये हुआ वो हुआ, उसके बावजूद झारखंड की जनता ने इंडिया अलायंस पर भरोसा जताया। अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए लगातार 2019 जुलाई 2019 के बाद से देश के प्रधानमंत्री क्या कहते आए हैं, फ्रीबीज रेवड़ियां बट रही है, ऐसा है वैसा है। फिर इनको ऐसा क्यों करना पड़ा? अब इनसे कोई पूछे 80 करोड़ लोगों को जो ये कहते हैं कि हम तो मुफ्त में अनाज देते हैं, वो क्यों देना पड़ रहा है? देखिए किसी भी समाज कल्याणकारी राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता के लिए, जनता के भविष्य के लिए सोचे, लेकिन इस समय ऐसा हो नहीं रहा है। इस समय बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, ये तो बटेंगे कटेंगे में राजनीति कर रहे हैं। धनबल से महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए हैं और लगातार ईवीएम पर, और मैं धनबल पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग ईवीएम पर चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग कहते हैं जिसे, उस पर शिकायत करते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई हमारी तो कहीं भी। और लगातार आप देखेंगे ये तो हरियाणा की तर्ज पर चुनाव हो गया है, महाराष्ट्र का तो किस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, चुनाव आयोग जवाब दे सकता है? नहीं दे सकता। एक तरफ झारखंड को आप जिता रहे हैं, एक तरफ महाराष्ट्र पर अगर हम क्या सवाल उठाते टीना हैं तो जी, कहते हैं कि झारखंड आप को तो जिता रहे हैं, ईवीएम पे महाराष्ट्र को सवाल हरा उठा रहे रहे हैं। हैं। मुझे लगता है ये जी, साफ दिख रहा है, ये स्क्रिप्टेड है, ये सब स्क्रिप्टेड है, ये मोदी जी, अडानी जी की देन है। और जिस तरीके से, अच्छा चलिए, आप क्योंकि अच्छा, देखिए आपने अच्छा नाम ले लिया। आपको पता है एक एनालिसिस क्या कहती है? एक एनालिसिस ये कहती है कि आप लोगों ने जितना अडानी अडानी कहा ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। क्योंकि आप जब ये बोलते हैं, पता नहीं आप लोग महाराष्ट्र को कितना जानते हैं। महाराष्ट्र में धारावी एक ऐसी जगह है जहां के रीडेवलपमेंट में अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और ये वहां के लोग जानते हैं। उन लोगों ने इस चीज को खारिज किया। आप जितनी बार ये बयान देते रहे उससे वो नाराज हुए। आप देख रहे हैं देश के बहुत जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली जी भी इस पैनल का हिस्सा बन गए। शरद जी, बहुत स्वागत है। आमतौर पर इलेक्शन के दौरान आपसे बात नहीं हो पाती, लेकिन आज मसला ऐसा था कि आपसे बात करना बड़ा जरूरी था। ये अडानी जी का जिक्र अभी फिर कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से हो गया। धारावी में एक प्रोजेक्ट है, एक एनालिसिस ये भी कहती है, उसके फैक्ट्स भी मैं अभी ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखाता रहूंगा। थोड़ा सा मुझे बताएं कि कांग्रेस की एक तो कमियां, दूसरा हम कई बार, मुझे नहीं पता कि आम जनता कितना अवेयर रहती है इन योजनाओं को लेकर, लेकिन ये कितना नेगेटिव इंपैक्ट देती है चुनाव प्रचार के दौरान। नमस्कार डॉक्टर प्रवीण, मेरे सभी को पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन और भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को। देखिए, दो चीजों पर मैं बोलना चाहूंगा। एक, अभी फ्री बीज पे बात हो रही थी और हमारी बहन प्रवक्ता जो है वो ये कह रही थी कि भाई गरीब कल्याण योजना में जो अन्न दिया जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी भी जो फ्रीबीज के अनाउंसमेंट कर रही है, तो प्रधानमंत्री जी को फिर फ्रीबीज के अगेंस्ट बोलने का कोई राइट नहीं है। मैं आपको इसका परिप्रेक्ष्य छोटा सा बता देता हूं, मैं लंबा नहीं खींचूंगा। कि ये एक ऐसी जंगल की आग है प्रवीण, कि अगर एक ने शुरू करी, 1960 में ये शुरू हुई थी तमिलनाडु से, कि अगर एक बार ये शुरू हो जाती है तो कोई दूसरी विपक्षी पार्टी चाहे या ना चाहे, क्योंकि इलेक्शन जीतने की चाबी इसमें मिल जाती है, कोई चाहे ना चाहे उसको देना पड़ता है। मतलब एक ऐसा कड़वा सच है जो आपको स्वीकार करना पड़ता है, भले ही आप दिल से नहीं देना चाहते, पर क्योंकि वोटर्स की मेंटालिटी जब भी एक राजनीतिक पार्टी को फ्रीबी दे देती है तो वोटर्स बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचने लगते हैं। बिजली है, पानी है, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा है। वोटर्स लंबी अवधि की ग्रोथ को छोड़कर, लंबी अवधि के विकास को छोड़कर इन छोटी चीजों को देखने लगते हैं। तो अब कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि हम इलेक्शन हारे। अब दिल्ली में आपने देख लिया क्या हुआ। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जब वो आई थी 2015 में, तो उन्होंने जो किया, उसके बाद से ये आग जंगल की और फैल गई। तो ये वोट इलेक्शन जीतने का एक नुस्खा मिल गया कि भाई ये फ्रीबीज का अनाउंसमेंट कर दो। तो मुझे लगता है कि ये तो अब ऐसी जंगल की आग फैल चुकी है, इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए मेरी ये सलाह एक अर्थशास्त्री होने के नाते कि एक फ्रीबीज मॉनिटरिंग कमीशन बनना चाहिए। जब भी कहीं पर इलेक्शन हो, जो भी अनाउंसमेंट कोई राजनीतिक पार्टी करे, उस कमीशन में सारे राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर्ड बैठे, और वो कमीशन निर्णय ले कि क्या ये वेलफेयर स्कीम है। क्योंकि लक्ष्मण रेखा जो है ना, ये वेलफेयर और फ्रीबीज के बीच की, ये बहुत पतली है। कब वो पार हो जाती है वो पता नहीं लगता। कब एक वेलफेयर स्कीम फ्रीबी बन जाती है और कब एक विश्वास फ्रीबी पाठक जी ने तो जो है कहा वेलफेयर कि टिकने जो लग महिलाओं जाती है, को ये लाड़की पता लगाना बहना बड़ा योजना कठिन या हो जाता है। महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, वो उनको सशक्तिकरण के लिए है।
जी, मैं आपसे एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं। वो फ्रीबी लगने लगती है, नजरिया बदल देते हैं, वो वेलफेयर स्कीम लगने लगती है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि फ्रीबी मॉनिटरिंग कमीशन होना चाहिए, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की हार की संख्या, ये एक सोचने का, एक विमर्श का विषय बन गया है कांग्रेस में। लोगों ने बार बार राहुल के तरीके और नेतृत्व को खारिज किया है। इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हार होती है तो उसका ठीकरा तो फूटता ही फूटता है। जब जीत होती है तो श्रेय मिलता है, हार हुई है तो फिर उसका ठीकरा भी फोड़ा जाएगा। कांग्रेस यूबीटी ने महाराष्ट्र चुनाव को अडानी पर जनमत संग्रह जो है इस तरह एक तरीके से इसको बना दिया। अडानी ने महाराष्ट्र और मुंबई पर कब्जा किया, ये जो बात कह रहे थे राहुल गांधी, ये जनता ने इस बात को नहीं माना है। बीजेपी पर अडानी के करीबी होने का आरोप लगाया गया बार बार, लेकिन इसका कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर पहले शरद जी संक्षेप में आप बोलें, फिर मैं विश्वास जी के पास जाना चाहूंगा। मैं आप मुझे इजाजत दें तो मैं 1 मिनट के लिए अपना अर्थशास्त्री वाला चश्मा और जूता उतारना चाहूंगा और मैं एक आम नागरिक वोटर की तरह बोलना चाहूंगा। आपने जो राहुल गांधी जी पे बात करी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आता, पर अगर आप 10 में से 10 स्कीम्स की बुराई करेंगे, अच्छी चीज को भी बुरा कहेंगे, बुरे को तो बुरा कहना बनता ही है, तो मुझे लगता है जनता फिर ये सोचने लग जाती है कि भाई ये तो खाली बुराई बुराई करनी है, इसको हमें देखने सुनने की जरूरत नहीं है। जनता सुनना बंद कर देती है। मैं बड़ी पते की सलाह दे रहा हूं, और मैं कांग्रेस को या बीजेपी को नहीं दे रहा, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को दे रहा हूं। ये आम वोटरों का मैं माइंडसेट बता रहा हूं कि सिर्फ बुराई, सिर्फ बुराई, सिर्फ बुराई जब आप सुनेंगे तो आपके कान पक जाते हैं और आप वो उल्टा काम कर जाता है। लोग कहते हैं यार ये तो हमेशा मुंह से जब निकालते हैं नेगेटिव ही निकालते हैं, इसकी वजह से वोट चले जाते हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण ये बात जोड़ने जा रहा था, बाकी आप जब अडानी पे आएंगे तो दोबारा मुझे लेके आइएगा। ठीक है देवकी नंदन जी, आप इस पर अगर कुछ कहना चाहें। सुनील जी तो कुछ कहना चाहते ही हैं, लेकिन ये बात ऐसी आ गई क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने एनालिसिस में कई बार इस राहुल के नेतृत्व पर टिप्पणियां की हैं, तो खैर ये जो बार बार वो निगेटिव कहते हैं, ये जनता में बहुत अच्छा मैसेज नहीं देता। टीना जी आऊंगा आपके पास, तो स्वाभाविक रूप से आऊंगा। मैं देखिए प्रवीण जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप सवाल ये उठता है कि मैं क्यों सहमत नहीं हूं। देखिए राहुल गांधी जो टिप्पणी निगेटिव करते हैं, अगर आप दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तरफ चले जाइए, नरेंद्र मोदी की कोई मीटिंग कांग्रेस के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, गांधी फैमिली के खिलाफ और कोई खत्म ही नहीं होती है। तो क्या वो निगेटिव बात कर रहे हैं पब्लिक? बात ये नहीं है, बात दूसरी है। देखिए क्या है कि अडानी का जो इशू है वो नेशनल इशू है। कांग्रेस से एक चूक हुई, कांग्रेस से चूक ये हुई कि कांग्रेस को जो महाराष्ट्र का जो लोकल इशू है उसको उठाना चाहिए था, या जो इंडिया ब्लॉक है उसको ये उठाना चाहिए था कि महाराष्ट्र की क्या समस्या है। महाराष्ट्र की समस्या सिर्फ धारावी की समस्या नहीं है। अगर आप धारावी को लेंगे तो वहां शायद कांग्रेस चुनाव जीत गई है, वहां उस धारावी सीट पर कांग्रेस चुनाव जीती है। अब सवाल यह उठता है कि ये इतना सब कुछ जब अडानी केवल बात करेंगे तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि जाएगा ही जाएगा, लेकिन केवल अडानी की वजह से कांग्रेस हारी है। कांग्रेस बहुत सारी रणनीति नहीं ठीक तरह से बना पाई। और जहां तक राहुल गांधी की हार की बात है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो चुनाव हार गए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राहुल गांधी एक चुनाव जीत गए, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। महाराष्ट्र अगर वो हारे तो झारखंड जीत भी तो रहे, तो उसकी क्रेडिट भी तो राहुल गांधी को जानी चाहिए। और देखिए क्या है कि मैं तो ये कहूंगा कि जैसे बीजेपी ने रिटेन किया है, मतलब महायुति ने रिटेन किया है महाराष्ट्र को, इसी तरीके से इंडिया ब्लॉक ने रिटेन किया है झारखंड को। तो दोनों का मेरे हिसाब से अगर सही एनालिसिस अगर किया जाए तो एक टाई है एक तरीके का, दोनों रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बड़े पैमाने पर, बड़े परिप्रेक्ष्य में, लेकिन विषय पर विश्वास जी अभी कुछ बातें हैं। सुनील जी मैं आता हूं 1 मिनट में, विश्वास जी के पास कई बार जाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं जा नहीं पा रहा हूं। मैं जानता अभी शरद जी भी इस पर कुछ बोलना चाहते हैं, मैं जानता हूं ये 1 to 1 हो जाएगा एकदम, लेकिन विश्वास जी फिर भी नेगेटिविटी वाली जो बात आई उस पर शरद जी ने एक बात कही, लेकिन ये कहा गया, यहां से भी कहा गया, फ्री बीज की भी बात आई। मुझे ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण लग रही है क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन, जनता जो है वो ये समझे कि राजनीति जो है उसकी दिशा क्या है। और कई बार मुझे तो ऐसा भी लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, क्या चल जाएगा, अरे भाई बहुत कंपटीशन है, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये दाव चलो। अब वो जब चल देते हैं उसके बाद क्या चुनौतियां होंगी, ये कौन सोचेगा। देखिए जहां तक महाराष्ट्र की बात है, बात एकदम सीधी है। बात ऐसी सीधी है कि लोकसभा चुनाव के समय यहां पर जिस प्रकार से इन्होंने संविधान के खिलाफ बात की और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक जनमत बनाया, या यहाँ पर जिस प्रकार से वोट जिहाद हो गया,
वो यहाँ के जनता को कतई पसंद नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी गलती सुधारी है। दूसरी बात, जब 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे सरकार के पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी जिसमें कांग्रेस भी सहभागिता थी उनकी, उस समय 2.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, घर में बैठ के सरकार चलाया, गाड़ी पूरी पटरी से उतर गई थी और जनता ने उनको देखा था। उसके बाद में 2.5 साल में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, एकनाथ जी शिंदे और अजीत दादा पवार की सरकार, जितने भी प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, फिर वो मेट्रो, कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन, समृद्धि महामार्ग, अनेक चीजें, और किसानों की भी बातें, किसानों का बिजली का बिल माफ करना, ये भी एक विषय था जो हमने माफ किया। अब देखिए, हम एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी जो इकोनॉमिस्ट है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अब हम इनका बिजली का बिल माफ कैसे कर रहे हैं? आज महाराष्ट्र में औसत 8.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली का दाम होता है। वो बिजली हम किसानों को अभी 3 रुपए की बिजली में सब्सिट्यूट कर रहे हैं। उनको सोलर द्वारा, उनके जो फीडर से उसको सोलराइज कर लिए, सेपरेट कर लिए, 3 रुपए की बिजली दे रही है, इसलिए हम उनको फ्री बिजली दे सकते हैं। उसी प्रकार महिलाओं को भी हम जो दे रहे हैं उसका भी हमने प्रावधान किया है, सोच समझ के किया है। इसलिए हमारी तुलना आप दिल्ली के साथ नहीं कर सकते हो। और जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है और जिस प्रकार से ये कांग्रेस और शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार निकम्मी है, इसलिए जनता ने हमको बहुत बड़े पैमाने पे चुन कर दिया है। तो ठीक है, मतलब 1:1 जो कह रहे हैं, जैसे आपकी लाडकी बहना योजना चला, मैया योजना हेमंत सोरेन की भी चल गई, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे एक बार झारखंड की मैं बात बताना चाहता हूँ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी या तो चुनाव जीतती है या सीखती है। जो भी हमारी गलती होगी झारखंड में, हम उसकी सुधार करेंगे और अगले बार वापस भारतीय जनता पार्टी की वापस सरकार बनेगी। ठीक है, चलिए, आपने एक सीधा, सुनील जी आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर शरद जी मैं आपके पास आता हूं, वो अडानी वाला विषय भी आपसे लेना है। प्रवीण जी, सबसे पहले एक चीज, हमारे पैनल में बैठे हुए लोग ज्यादातर आप देखेंगे फ्री बीज की बात कर रहे हैं या अपनी लड़की योजना की बात कर रहे हैं। इस चीज को समझिए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति में मुझे लगता है कि हरियाणा के बाद कांग्रेस इलेक्शन के माइक्रो लेवल को समझने में फेल हो रही है। सिर्फ एक योजनाओं की वजह से कहीं पे सरकारें नहीं आती हैं। अगर आप झारखंड का आकलन कर रहे हैं तो झारखंड पे बात करेंगे, हेमंत सोरेन का जो ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट है, उनके पास जो टीम है, इलेक्शन को समझने का, लोगों की छोटी छोटी लोकल इश्यूज को समझने का जो उनका मैकेनिज्म था, बीजेपी से बेहतर था। इमोशनल सेंटीमेंट उनके साथ ज्यादा था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए सेटबैक कर देना कि राहुल गांधी सीख नहीं रहे, ये बड़ी छोटी बात है। क्योंकि अगर वही राहुल गांधी कर्नाटक में, तेलंगाना में चुनाव जीत कर आते हैं, तब तो उनके ऊपर आप कोई कमेंट नहीं करते हैं। हम ये बोल दें कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में प्रयोग नहीं कर पाए। बेसिक चीजें ये समझनी पड़ेगी कि अभी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में एक तरह से करारी परास्त के बाद, मैं कहूंगा, इसको माफ करिएगा, परास्त के बाद, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। आरएसएस के साथ अपनी ट्यूनिंग हो, कार्यकर्ताओं को रिस्पेक्ट देने की बात हो, ग्राउंड लेवल पे बूथ मैनेजमेंट को कैसे बेहतर किया जाए, लोकल लेवल इश्यूज को कैसे सही किया जाए, संगठनात्मक ढांचे को कैसे किया जाए, इस पे बेहतर काम किया है। आज अगर आप पूछेंगे, मैं महाराष्ट्र में पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूं। 6 महीने पहले तक अगर आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र में एमबीए की सरकार आ रही थी। लोकसभा में आपने रिजल्ट देखे, वोट परसेंटेज की बात हो या सीट की बात हो। लेकिन अगर पिछले 2-2.5 महीनों में देखिए क्या अचानक हो गया। अचानक ये हो गया कि आप लोकल लेवल सेंटीमेंट नहीं समझ पाए। आपका कार्यकर्ता यह मानकर चल रहा था कि हम तो सरकार में आ रहे हैं साहब, लहर हमारी है। उद्धव साहब ये मानकर चल रहे थे कि हमारी सिंपैथी लहर है। कांग्रेस को यह लग रहा था कि नाना पटोले जी के साथ मेरी तमाम मुलाकातें होती थी, उनको लग रहा था हमारी लहर है जी, अब तो लोकसभा में एक बात कहूं सुनील जी, आप बात तो सही कह रहे हैं और ये सब अपनी अपनी, लेकिन हम ये देखते हैं आमतौर पर कि जब आ जाते हैं ना नतीजे, उसके बाद में हार जीत होने के बाद में बहुत सारे यही फैक्टर एग्जैक्टली आज हम बैठकर कांग्रेस के पक्ष में भी बात कर सकते हैं। बस नतीजे और फिगर्स उल्टे होना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। खैर वो पॉइंट्स नहीं, अब हम उन पॉइंट्स पर आते हैं जो आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा लाए थे। टीना जी मैं आऊंगा, मैं जानता हूं कि ये वाला विषय है, इतना दिलचस्प विषय है कि अभी आप इसमें उलझ जाए ना तो 1 घंटा हम इसी पर बात कर सकते हैं। पर आप देश के इतने बड़े अर्थशास्त्री को हमने पैनल में बैठाया है, उनका थोड़ा सा सहयोग लेते हैं और आप लोगों का भी इस विषय में मैं सहयोग लेता हूं। कुछ ग्राफिक्स हैं वो भी चलाते हैं, उस पर शरद कोहली जी जो है वो अपनी बात भी रखेंगे और मैं आप लोगों का इसलिए इस पर रहना जरूरी है क्योंकि पॉलिटिकल व्यू आना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी का जो है वो पीएम मोदी पर बहुत कुछ, महाराष्ट्र में कांग्रेस का ग्राफ क्यों घटा है इस पर कुछ चीजें, कुछ पॉइंटर्स हैं। धारावी पुनर्विकास को लेकर अडानी पर जो उन्होंने हमला किया, ये भी कुछ एनालिसिस कह रही है। हालांकि धारावी में कांग्रेस जीती है, ठीक है आपका फैक्ट, मैंने अभी उसको चेक कर लिया, कंफर्म है।
और हिंदुत्व बनाम जातियों वाली जो राजनीति है उसको भी एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जा रहा है। मराठा आरक्षण संविधान का मुद्दा जो है वो उतना तेज़ी से नहीं गरमा पाया, कुछ कोशिश की गई थी। ये पॉइंटर्स चलते रहेंगे, लेकिन शरद जी साथ में मैं चाहूँगा कि मेहमानों को आप सुनवाते रहें और ये ग्राफिक्स आप लोग चलाते रहें। मेरे सहयोगियों से कहूँगा, शरद जी, अडानी के मुद्दे पर बार बार बोलना, एक जैसी बात बोलना, लगभग एक जैसे बयानों का आना, इसको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं कांग्रेस के इस गिरते ग्राफ के लिए जो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है? डॉक्टर प्रवीण, पहले तो मैं ये जो 1-1 आज मैच खत्म हुआ है, एक वो जीते, ये टाई नहीं है। क्यों टाई नहीं है? गिनती में टाई लग रही है। महाराष्ट्र जो है देश की 15% फाइनेंशियल कैपिटल है, 15% जीडीपी महाराष्ट्र से आता है, 55% जो व्यापार किया जाता है वो महाराष्ट्र के थ्रू होता है। पुणे को ऑक्सफोर्ड किया जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महाराष्ट्र में है, टैक्स कलेक्शन 15% महाराष्ट्र से आता है। तो मुझे लगता है आप जब तोल मोल के देखेंगे तो महाराष्ट्र का वजन थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है, थोड़ा नहीं बल्कि झारखंड के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो 1-1 को इस नजरिए से भी देखना चाहिए। अब मैं आता हूं अडानी पर। देखिए, अडानी वाला इशू इस बार बैकफायर कर गया, क्योंकि जो यूएस के फेडरल कोर्ट ने इल्जाम लगाए, उन्होंने 5 स्टेट्स का नाम लिया। उन्होंने नाम लिया छत्तीसगढ़ का, सबसे ऊपर नाम था आंध्र प्रदेश का। उन्होंने कहा कि 1750 करोड़ रुपए जो 2000 करोड़ से ऊपर की रिश्वत का इल्जाम लगाया गया है, वो 1750 करोड़ तो आंध्र प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिशियल्स को दी गई, और वहां पर सरकार थी अपना जगन रेड्डी साहब की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, और आप उड़ीसा में चले जाइए, पटनायक साहब की सरकार थी। सिर्फ जे&के में एलजी साहब थे, उसके अलावा बाकी की चार्ज। तो इस बार अडानी का मुद्दा जो है वो बैकफायर कर गया कि अडानी को उल्टा उठा के तो इंडी अलायंस के जो कुछ मेंबर्स हैं उन्हीं के ऊपर वापस आईना दिखाना हो गया, ये तो उनके ऊपर वापस आ गया। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को खाली नाम से नहीं उठाना चाहिए, तथ्यों में जाना चाहिए। अगर आप अमेरिका के कोर्ट पे विश्वास कर भी रहे हैं, वैसे तो आपको भारतीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे विश्वास करना चाहिए, भारतीय कोर्ट्स पे करना। पर चलिए हम अमेरिका पे विश्वास कर लेते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो ये तो चांद पर थूकने जैसा हो गया, वापस अपने ऊपर आके भारतीय एजेंसियों पर तो विपक्ष अलग से, वो भी एक राजनीतिक मुद्दा, उन पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं लोग, बल्कि मुद्दा बना रखा राजनीतिक। जी, तो ये तो बैकफायर कर गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैकफायर, क्योंकि उसमें से 4 राज्य तो विपक्ष द्वारा थे जहां रिश्वत देने का, रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि मुद्दा अडानी या जिसका भी नाम लिया जाए, कम से कम लेते टाइम देख तो लिया जाए कि भाई किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि उनका नाम लेके वोटरों को सब समझ आ जाता है। आपके जैसे जो मीडिया चैनल है वो लोगों को एजुकेट करते हैं और सारी खबरें आप ही लोग देते हैं, और उसमें ये 4 राज्य तो विपक्ष वाले थे। तो अगर आप अडानी को लेके कर रहे हैं तो मोदी जी कहां से आ गए? यहाँ तो बात हो रही थी छत्तीसगढ़ की, बात हो रही थी आंध्र प्रदेश की, बात हो रही थी उड़ीसा की। तो ये सब बातें आती। तो मुझे लगता है अडानी के मुद्दे को आंख बंद करके देखिए, कौवा कान ले गया, पहले देख तो लीजिए कान लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। पहले कौवे के पीछे भागने लग गए, अरे रुको भैया हमारा कान ले जा रहे हो। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। जी, ये ठीक बात आपने कही, कौवा कान ले गया। ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बात सही है, रेपिटेटिव। अभी टीना जी है नहीं, मैं उनको पूछना चाह भी रहा था, लेकिन कांग्रेस के जो भी लोग होंगे वो इस पर विचार करेंगे कि भैया ये अडानी जी वाला मुद्दा उठाना है नहीं उठाना है, इस मुद्दे को अब कितना और निचोड़ा जाए, इससे नुकसान तो नहीं हो रहा है, इस पर मंथन अवश्य किया जाएगा। मैं इस पर बातचीत करता हूं, देवकी नंदन जी, सुनील मिश्रा जी, विश्वास पाठक जी की भी प्रतिक्रिया लूंगा इसी मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल चल रहा है। राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं, कुछ देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। हमारी सहयोगी कोमल शर्मा ने यहां का जायजा लिया, वो थोड़ा फटाफट दिखा देते हैं दर्शकों को। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों में जो जीत है उसका जश्न मनाने के लिए यहाँ दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर जो में जश्न की किस तरीके से तैयारी की गई है, जश्न मन रहा है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कार्यकर्ता यहाँ तैयार है। उम्मीद से भी कहीं ज्यादा हरियाणा में जीत मिली बीजेपी को, उसके बाद अब महाराष्ट्र में अलग अलग रंग यहाँ पर जश्न के दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जश्न जो है, वहां पर सामने जो पोडियम है वहां कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो वहां पर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह, ये सारे वहीं जो है वहां पधारेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो जीत है उसके लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करेंगे, उनको का हौसला और बढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव जो है और दिल्ली विधानसभा चुनाव ये भी लाइन में लगे हुए हैं, और वहां तक कार्यकर्ताओं का हौसला इसी तरह बनना चाहिए। देश सर्वोप्रिय
जो सर्वोपरि होता है, और इसलिए देशभक्ति के गाने भी इस जीत पर यहाँ चल रहे हैं और लोगों में वो उत्साह और भर रहे हैं। सामने जो पोडियम बना है आप देख सकते हैं, महासचिव दुष्यंत गौतम वहाँ खड़े हैं और वहाँ पर ही एक पोडियम बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बैठेंगे और वहां पर से कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार, और थोड़े इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, धन्यवाद देंगे इस जीत के लिए, और कार्यकर्ता इसे लेकर के उत्साह में यहां पर दिखाई दे रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कोमल शर्मा। अच्छा, अभी भी मैं और देवकी नंदन जी अब झारखंड की बात कर रहे थे, और सुनील मिश्रा जी, शरद कोहली जी, देवकी नंदन जी, हम तीन लोग हैं। अभी पॉलिटिकल मेहमान ना रखते हुए हम तीनों बात करेंगे। उससे पहले फटाफट, क्योंकि आपने झारखंड की बात की, तो झारखंड विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने जैसा सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा हुआ है। कारपेट बॉम्बिंग हुई, एकदम बड़े बड़े चेहरे उतर गए थे वहाँ पर, बाहर से आ रहे हैं, बाहर ही आ रहे हैं। हेमंत सोरेन का बयान भी जो है वो बड़ा काम कर गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पार्टी जो है जो सोच रही थी ऐसा क्यों नहीं हुआ? तमाम सवालों को लेकर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मधुकर आनंद झारखंड बीजेपी के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात करने के लिए पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। झारखंड में बीजेपी ने जो सोचा था वैसा हो नहीं पाया। हमारे साथ वाजपेयी जी हैं, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पार्टी के प्रभारी हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या प्रारंभिक आकलन क्या लगता है। मुझे कुल मिलाकर सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपना श्रम किया और जो जनता का निर्णय है उसे सिर झुकाकर स्वीकार करता है। और चुनाव के मैदान में और युद्ध के मैदान में हार और जीत हुई होती है, और जीत में हार में से ही भविष्य का कार्य की पद्धति निकलती है। उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सवाल मेरा था कि प्रारंभिक क्या लगता है, ज़्यादा एग्रेसिव होकर आरोप आपको? अभी जब तक समीक्षा ना हो जाए तब तक एग्जैक्ट नहीं, लेकिन जनता का निर्णय समीक्षा जब होगी तब होगी। लेकिन आपका अनुभव तो इतना जरूर कहता होगा कि हेमंत सोरेन के ऊपर जो बहुत आक्रामकता थी वो आक्रामकता कारण बनी। क्या बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आपका सुझाव है ये, इसको हम समीक्षा में शामिल नहीं, मेरा सुझाव नहीं है, कारण ढूंढ रहे हैं। आप ढूंढो कारण, हमें ढूंढे और आपको जो ढूंढे आप अपने हिसाब से ढूंढेंगे, लेकिन आपके सुझाव को हम समीक्षा में शामिल करेंगे। तो साफ तौर पर अभी दरअसल क्या है कि चीजें सारी मालूम है, सब क्या कारण हुआ ये भी मालूम है, और तमाम बातों के बावजूद बीजेपी अब इस पूरे मामले को इस रूप में देखना चाहती है कि हमने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे गलत नहीं थे। हाँ, जनता ने साथ नहीं दिया, जनता को फिर से साथ लेने का प्रयास करेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो शरद कोहली जी ने इससे पहले उठाया था, और वो ये था कि रेपिटेटिव चीज़ें जो हैं वो जनता को पसंद नहीं आ रही हैं, एक जैसी बातें। और टीना जी, मुझे लगता है कि अभी जब आप लोगों को और नई ब्रीफिंग होगी तो ये जो अडानी मुद्दे पर पहले बहुत बोलने के लिए बोला गया, शायद वो अब उतना ना बोला जाए, क्योंकि इसका इतना असर नहीं हो रहा, बल्कि बैकफायर कर रहा है, जैसा शरद जी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था लोकसभा में, और वो महाराष्ट्र में उनको बीजेपी को बुरी हार मिली। वहीं पे हरियाणा में भी सेम कंडीशन हुई। तो इसका मतलब तो ये है कि साफ तौर पर जनता मेरे इसी पैनल पर आप तीसरी कांग्रेस प्रवक्ता हैं जो सेम बात बोल रही हैं। आप लोगों को ये बकायदा ब्रीफ किया गया है कि भाई ये बोलो, देखो मोदी के चेहरे पर लोकसभा हार गए लेकिन विधानसभा में उनका चेहरा नहीं था, जीत गए, अब उनका जादू खत्म हो रहा है। चलो मैं बोल देता हूं आपकी तरफ से, जनता नहीं चाहती है। आप एक लाइन में ये कहना चाहती हैं कि मोदी का जादू खत्म हो गया है, अब जनता जो है उनको पसंद नहीं कर रही। ये आपको, ये आप तीसरी प्रवक्ता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बयान आया मेरे पास। घोटाला है ना, मोडानी घोटाला, मोदी प्लस अडानी घोटाला, ये कोई आम घोटाला नहीं, ये तो बहुत सीरियस इशू है। और इस घोटाले अब अगले चुनाव में, ये तो अगले चुनाव में रहेंगे, अगले चुनाव में रखिएगा। अभी तो एनालिसिस होती है, अब तो चुनाव के बाद मंथन किया जाता है, वो तो ये सारी बातों पे बातचीत होगी। लेकिन सुनील जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपने एक बात कही, राहुल गांधी के विषय में भी आपने अपनी बात रखी।
लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस का प्रदर्शन दोनों ही जगह पे, झारखंड जिसे जीत का एक आधार बनाना चाहिए जश्न का, वहां भी कांग्रेस के लिए कोई बहुत अपेक्षित सफलता नहीं, पहले से कुछ कम ही हुई सीटें, 1-2 सीटें। और यहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है। और अगर आप यहाँ की महाराष्ट्र की बात करें तो मामला बहुत ही गड़बड़ा गया। हरियाणा में एक झटका है। प्रवीण जी एक चीज को आप समझिए, देखिए अदानी का मुद्दा बैकफायर किया है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। एक इलेक्शन में नैरेटिव सेट करने के लिए आप कई स्लोगन देते हैं और कई मुद्दों को टच करते हैं, हर मुद्दे आपके चलते नहीं है। समय समय पे राफेल हो या अदानी हो, कहीं ना कहीं चीजें फेल होती हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की हार, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आत्ममंथन आत्मचिंतन के अलावा इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब आपके पास हजारों लोकल लेवल इशू हैं, स्थानीय समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, तो ऐसे लेवल पे आप बड़े नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ऐसे समय में जब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से, क्योंकि मैं आपको 10, 12, 15 सीटें, 50 सीटें ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे महाविकास अघाड़ी पार्टी वाइज मजबूत थी, अभी इस इलेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन उनका माइक्रो लेवल मैनेजमेंट इस तरह से रहा है कि कहीं पे 4000 से, कहीं पे 6000 से, आई कैन गिव यू द डिटेल, जिन सीटों पे चुनाव इस तरह से हारे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ बड़े मुद्दों को लेकर नहीं, कि अदानी के मुद्दे को उठाना है, इस बात पे भी कोशिश करनी है कि जनता के बीच में क्या जा रहा है, जनता किसे पसंद कर रही है और किसे नहीं पसंद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से एक चीज जो राहुल गांधी को या उनके सभी कांग्रेस के सभी लोगों को सीखने की जरूरत है कि हारी हुई बाजी को कैसे जीता जाता है, वो महाराष्ट्र का उदाहरण हो या हरियाणा का उदाहरण हो, यह नैरेटिव सेट करने के नए टेक्निक्स और नए मैकेनिज्म्स को सीखना पड़ेगा। जहां तक आप झारखंड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस की तरह, जिस तरह से कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में प्रयोग किए नैरेटिव को सेट करने के लिए, बीजेपी ने चंपाई सोरेन की बात हो, ट्राइब्स वोटर्स को अपनी तरफ रिझाने की बात हो, चंपाई सोरेन को साथ में ले लिया था, ट्राइब सोरेन को जो कहीं ना कहीं जो है ट्राइब्स को अपने, हालांकि देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, एनालिटिकली भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन लगभग वही है, 2-3 सीटों की गिरावट आई है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, लेकिन उनको जो जेडीयू से, एलजेपी से, जो सहयोगियों से उम्मीद थी वो नहीं कर पाए हैं। और बाहरी का जो मुद्दा था हेमंत सोरेन ने, ऐसे कांग्रेस भी नहीं कर पाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थानीय और सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन की विरासत आगे बढ़ाना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। मैया योजना जिसके बारे में हमने बड़ी बात, अच्छा क्योंकि मैं आपसे और देवकी नंदन जी से तो मेरी बात होती रहेगी, शरद कोहली जी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ देर के लिए हैं, तो जरा उनको 5-7 मिनट जो हैं उनसे थोड़ी सी 2-4 बातें समझ लेते हैं। शरद जी, एक बड़ा गंभीर विषय आया था, इकोनॉमिक्स पर क्या फर्क पड़ रहा है जब हम फ्री बीज की योजनाओं की, महिलाओं को ये जो पैसा दे रहे हैं मंथली, इसको जब दिया जा रहा है। हालांकि आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उनका कहना था कि हम सब तैयारी करके रखते हैं, देखिए उस चीज़ की तैयारी होती है, इसीलिए हम योजनाएं लाते हैं, बिना सोचे समझे नहीं लाते हैं। लेकिन ये क्या योजनाएं लॉन्ग टर्म में हम इनको सस्टेन कर पाएंगे, या फिर ये धीरे धीरे एक ज़्यादा बड़ी मजबूरी बनती जाएंगी? हर पॉलिटिकल पार्टी अब तो इसी पर उतर कर आ रही है। देखिए, जैसा मैंने कहा डॉक्टर प्रवीण कि ये एक जंगल की आग की तरह है, अगर एक पार्टी करती है तो दूसरी चाहे ना चाहे उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो वो इलेक्शन बाय इलेक्शन हारते जाएंगे, क्योंकि इलेक्टोरेट को आपने एक ऐसी आदत डाल दी है। तो मैं समझता हूँ फ्रीबीज की एक अंग्रेजी में शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी लॉस, यानी कि आपकी एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में फ्रीबीज नहीं डाली जा रही है, आपकी एक जेब से निकाला जा रहा है बहुत और दूसरी जेब में डाला जा रहा है थोड़ा। आने वाली जो पुश्तें हैं, मैं आपको अर्थशास्त्र की दृष्टि से बोल रहा हूं, आने वाली पुश्तों को इन फ्रीबीज का कीमत भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि इससे राज्य का, सूबे का फिस्कल डेफिसिट बिगड़ जाता है, उधार चढ़ जाता है, तनख्वाहें ना मिलने की, हिमाचल में देखा क्या हुआ, तनख्वाहें डिले हो जाती हैं, विकास की योजनाएं टल जाती हैं। तो आपको सूबे में विकास चाहिए, ये चॉइस है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ये चॉइस है, आपको सूबे में विकास चाहिए, कल को नौकरियां का सृजन हो, वहां पर फ्लाईओवर्स बने, सड़कें बने, स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुले, या ये एक तरफ है, या आपको चाहिए कि आपके बैंक में 1000 रुपए महीना आ जाए, आपके पास, आपको बिजली फ्री मिल जाए इतने यूनिट, आपको पानी फ्री मिल जाए, आपको बस का ट्रैवल फ्री मिल जाए। तो ये मुझे लगता है इलेक्ट्रेट इसमें बहक जाता है
क्योंकि इलेक्ट्रेट को लगता है भाई कल किसने देखा, कल पता नहीं जिंदा रहेंगे नहीं। अरे मुझे थोड़ा सा शरद जी ये समझाइए ना, एक तरफ कई बार हम ये तस्वीर देखते हैं कि बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, अब लिविंग लग्जरी लिविंग जो है वो आ रही है, भारत की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ हम ये तस्वीर देख रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें बताइए ना, एग्जैक्ट स्थिति है क्या हमारी? ये तो बड़ा आसान सवाल आपने पूछ लिया डॉक्टर प्रवीण, और मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा देता हूं जो सुन के शायद आपके कुछ दर्शकों को नहीं पता हो। 140 करोड़ भारत की आबादी में मात्र, ध्यान दीजिएगा, मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो 25,000 रुपए से ऊपर कमाते हैं प्रति माह। ये ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब इसको मैं पलट दूं तो 126 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 25,000 रुपए महीना भी नहीं कमाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। पर 14 करोड़ लोग ऐसे हैं डॉक्टर प्रवीण जो इस देश को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम तीसरी बनने जा रहे हैं। मात्र 14 करोड़ लोगों की योगदान उसमें ज्यादा है। तो थोड़ी सी के शेप्ड रिकवरी यहाँ पर है। के शेप्ड रिकवरी कहते हैं कि कुछ लोगों को ज्यादा लाभ मिल रहा है, कुछ लोग जो है वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। जो असमानता है, आर्थिक असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वो इस देश में है। ये सभी राजनीतिक पार्टियों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, आप सोचिए अगर वो 90% लोग तरक्की करने लग जाए डॉक्टर प्रवीण, तो अमेरिका हमारे सामने छोले बेचने लगेगा। हम इतने आगे निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने बात कही, ये बात सच है कि कुछ लोग जिनको बहुत जरूरत है इन चीजों की, पर ऐसे भी 14 करोड़ लोग हैं जो 25,000 से फालतू कमाते हैं महीने का, और वो लग्जरी आप 10-10, 20-100। गुड़गांव में एक अपार्टमेंट लॉन्च हुआ है 100 करोड़ रुपए का। कभी किसी ने सोचा था भारत में एक अपार्टमेंट लॉन्च होगा? 100 करोड़ रुपए का एक रियल एस्टेट कंपनी ने लॉन्च किया है। वो ऐसे देश में जहां पर 126 करोड़ लोग 25,000 रुपए महीना नहीं कमाते, ये हमारे देश की विडंबना है। और मुझे लगता है इस विडंबना को जिस भी राज्य में जो भी राजनीतिक पार्टी है, इस विडंबना को दिमाग में रख के ही सारी पॉलिसीज बनानी चाहिए डॉक्टर प्रवीण। ये मैं सभी से कहना चाहूंगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, मुझे लगता है उनको समाज के सभी वर्गों को फायदा पहुंचाना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और इसी से ही फ्रीबीज की सारे कल्चर निकल के आता है, क्योंकि आप उन लोगों की जेब में 1,000 रुपए डाल रहे हैं, शायद जो महीने का 10,000 रुपए कमाता हो, तो उसको वो 1,000 रुपए 10,000 रुपए के बराबर दिखाई देता है, और वो तुरंत जाके बटन दबा देता है, तुरंत वह ईवीएम पे बटन उस पार्टी का दब जाता है। तो पार्टी नहीं भी चाहती तो वो 2,000 का अनाउंसमेंट करते हैं, 2,100 का, वो कहते हैं हम 3,000 देंगे, तुम 3,000 का करते हो हम 15,000 देंगे। तो ये जो होड़ लग गई है, ये होड़ बहुत खतरनाक है आर्थिक दृष्टि से। अंग्रेजी में कहावत है, गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, बैड पॉलिटिक्स इज गुड इकोनॉमिक्स, और बैड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। मुझे लगता है ये जो इक्वेशन है ना, ये देश के भविष्य के लिए आर्थिक रूप से बहुत खतरनाक है। आने वाली पुश्तें ऐसा ना हो कि बद्दुआएं देने लग जाएं कि भाई आप जो सारा ले गए मलाई उतार के, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, हमारे लिए तो नीचे खाली छाछ रह गई है, खाली जिसको सपरेटा दूध पुराने गांव में बोला करते थे, खाली वो रह गया है। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है डॉक्टर प्रवीण, ये मैं इस बात पर कहना चाहता था। जी, आपने एक जो बात कही, इसको हमने बड़े गौर से सुना। एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आज आपने एनालिसिस रखी, और उससे ये समझ में आता है कि राजनीति में बहुत सारी एनालिसिस हमारे पास आ रही है कि कटेंगे तो बटेंगे है, फ्री बीज है, महिलाओं को लेकर योजनाएं हैं, या नेताओं के प्रति पसंदगी नापसंदगी है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। स्थानीय का मुद्दा है, जातिगत मुद्दा है, नहीं है, जैसी कई बातें आई, और उसमें आपने इकोनॉमिक्स का ये पॉइंट रखा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शरद जी, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।